आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस की सेकंड किताब स्वतंत्र भारत में राजनीति का चैप्टर 5 कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनः स्थापना। इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं कि कांग्रेस प्रणाली, जो कांग्रेस सरकार थी, इनकी चुनौतियां क्या क्या थी और कैसे इनको पुनः स्थापना किया गया। तो कांग्रेस प्रणाली के जो प्रथम प्रधानमंत्री हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उनके बाद प्रधानमंत्री कौन बने, फिर उनके बाद प्रधानमंत्री कौन बने। तो राजनीतिक उत्तराधिकारियों की चुनौतियां क्या कर रही हैं कि राजनीतिक स्थिति पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कौन प्रधानमंत्री बने, उनके बाद कौन प्रधानमंत्री बने। तो राजनीतिक उत्तराधिकारियों की चुनौतियां क्या रही हैं, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। क्या हुआ था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हो गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि बिहार के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इनकी मृत्यु जो कि 1964 में हो गई थी। फिर भारत के सामने सवाल क्या आया था कि अब देश के सामने उत्तराधिकारी का सवाल था कि नेहरू के बाद आखिर कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। तो नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के सामने जो कि सवाल खड़ा था कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, या फिर जो भारत था ना, इस पर सैनिक शासन लागू होगा। तो यह सवाल जो कि भारत के आगे खड़ा था कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अब 1960 का दशक खतरनाक दशक क्यों था। तो 1960 का जो दशक था बहुत ही खतरनाक दशक क्यों था। तो इसमें जो कि गरीबी, असमानता, दो प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो गई थी, इसलिए जो कि एक खतरनाक दशक माना गया था, क्योंकि भारत के सामने प्रधानमंत्री का चुनाव करने की जो पहली समस्या खड़ी थी। चाइना और पाकिस्तान से युद्ध भी छिड़ गया था, अकाल और भुखमरी भी इस समय काफ़ी हुई थी। तो 1960 का दशक काफ़ी खतरनाक दशक था, क्योंकि इसी समय जो कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी और असमानता, गरीबी, अकाल और भुखमरी आदि समस्याओं का समाधान करना था। इसलिए नेहरू के बाद जो कि शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने। तो नेहरू के बाद शास्त्री कैसे प्रधानमंत्री बने। नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराजा ने अपनी पार्टी के नेताओं और संसदों से सलाह मशविरा किया। उन्होंने पाया कि सभी लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में हैं। शास्त्री कांग्रेस संसदीय दल की निर्विरोध की नेता चुने गए और इस तरह वे देश के प्रधानमंत्री बने। शास्त्री उत्तर प्रदेश के थे और नेहरू के मंत्रिमंडल में कई सालों तक भी मंत्री रहे थे। उनको लेकर कभी किसी किस्म का विवाद नहीं उठता था। शास्त्री अपनी सादगी और सिद्धांत निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। मतलब अधिकतर वोट जो कि शास्त्री के पास थी। शास्त्री 1964 से 66 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इस समय भारत में दो चुनौतियों का सामना भी शास्त्री जी ने किया। भारत चीन युद्ध के कारण पैदा हुई आर्थिक कठिनाइयों से उभरने की कोशिश कर रहा था। भारत था ना, जो चीन युद्ध के कारण पैदा हुई आर्थिक कठिनाइयों से उभरने की कोशिश कर रहा था। साथ ही मानसून की असफलता से देश में सूखे की स्थिति थी। 1965 में पाकिस्तान के साथ भी युद्ध करना पड़ा था। 1965 में पाकिस्तान के साथ भी युद्ध करना पड़ा था भारत को, जिसे मतलब इसी समय जो कि जय जवान और जय किसान का नारा भी दिया गया था। फिर क्या हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु हो गई थी। तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो कि 10 जनवरी 1966 में तस्कान समझौते उज्बेकिस्तान में हुआ था। जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक तस्कान समझौता हुआ था, उसके बीच जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी 10 जनवरी 1966 को। शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी। फिर शास्त्री जी के बाद कौन प्रधानमंत्री बना, इंदिरा गांधी जी। तो लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। मोरैया देसाई प्रांत की जो कि मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके थे और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी मंत्री पद पर भी रह चुके थे। मोरैया देसाई जो थे ना, प्रांत के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके थे और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी मंत्री पद पर रह चुके थे। जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता पद पर रह चुकी थी। शास्त्री के मंत्रिमंडल में उन्होंने सूचना मंत्रालय का पद भी संभाला था। सूचना मंत्री पद का भी पद संभाला था नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता पर। अब गुप्त मतदान में इंदिरा गांधी ने मोरैया देसाई को हरा दिया और कांग्रेस पार्टी के 2/3 से अधिक संसदों ने अपना मत दिया। को गुप्त मतदान से इंदिरा गांधी ने मोरैया देसाई जी को हरा दिया। कांग्रेस पार्टी के 2/3 से अधिक संसदों का अपना मत दिया।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सोचा कि इंदिरा गांधी के पास प्रशासनिक और राजनीतिक मामले के बारे में खास जानकारी या अनुभव नहीं है और इंदिरा गांधी दिशा निर्देश के लिए हम पर निर्भर रहती है। मतलब कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे उन्होंने सोचा कि इंदिरा गांधी के पास कोई प्रशासनिक राजनीतिक मामले के बारे में खास जानकारी नहीं है, इन्हें अनुभव ही नहीं है। इंदिरा गांधी दिशा निर्देश के लिए भी हम पर निर्भर रहती है। चौथे आम चुनाव के समय भारत की स्थिति। अब चौथा आम चुनाव हुआ था, इस समय भारत की स्थिति क्या रही थी। तो प्रथम तीन आम चुनाव 1952, 1957, 1967, और 1962 से 67 तक 2 प्रधानमंत्रियों की जल्दी मृत्यु हो गई थी। नए प्रधानमंत्री को राजनीति के लिहाज से कम अनुभव माना जा रहा था। मानसून की जो असफलता और व्यापक सूखा, खेती की पैदावारी में गिरावट आई थी और विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी आई थी। औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में भी गिरावट कुछ आई थी। तो यह सब जो कि उस समय देखना पड़ा था। रुपया का भी अब मूल्यन भी हुआ था। तो चौथे आम चुनाव के समय भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार से रही थी। जो प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई थी, मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, खेती में पैदावार में भी गिरावट आई थी, विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी आई थी और औद्योगिक उत्पादन में निर्यात की गिरावट भी रही थी। तो उस समय काफ़ी कुछ देखना पड़ा था। चौथे आम चुनाव के समय भारत को स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। सूखा भी भारत में भी काफ़ी हो गई थी, युद्ध भी चल रहा था भारत के साथ। तो गैर कांग्रेसवाद 2 दल अपने कार्यक्रम अथवा विचारधाराओं के धरातल पर एक दूसरे के एकदम अगल थे। वह सभी एकजुट हुए और उन्होंने कुछ राज्यों में एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया तथा अन्य राज्यों में सीटों के मामलों में चुनावी तालमेल किया। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का भी नाम दिया। और गैर कांग्रेसवाद क्या है? जो दल अपनी कार्यक्रम और विचारधाराओं के धरातल पर एक दूसरे से एकदम अलग थे, वह सभी एकजुट हुए और उन्होंने कुछ राज्यों में एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया और जिसमें राज्यों की सीटों के मामले में चुनावी तालमेल किया। और समाजवादी नेता जो कि राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का भी नाम दिया। तो गैर कांग्रेसवाद जो कि अलग विचारधाराओं के मतलब एक अलग एकजुट हुए थे और राजा राम मोहन राय थे। चौथी जो कि आम चुनाव का परिणाम क्या था? चौथा आम चुनाव, तो बहुत सारे राजनीतिज्ञों ने इस चुनाव परिणाम को राजनीतिक भूकंप की संख्या भी दी थी। चौथा आम चुनाव, इसमें कई सारे जो कि चुनाव नेता थे जिन्होंने भूकंप की इसको संख्या दी थी और कांग्रेस को जैसे तैसे लोकसभा में बहुमत तो मिल गया था, लेकिन उनको प्राप्त मतों के प्रतिशत तथा सीटों की संख्या में भारी गिरावट आई थी। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार गए थे। तमिलनाडु के कामराजा महाराष्ट्र ने एस के पाटिल, पश्चिम बंगाल की अतुल्य घोष और बिहार से केवी साहा जैसे राजनीतिक दिग्गजों का हार का सामना करना पड़ा था। तो मतलब चौथे आम चुनाव में इंदिरा गांधी भी चुनाव हारती गई थी। कांग्रेस को 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला था, तो अन्य राज्यों में दल बदल के कारण यह पार्टी सरकार नहीं बना सकी। जिन 9 राज्यों में कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई थी वह देश के किसी एक भाग में कायम राज्य नहीं थी। कांग्रेस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरल सरकार नहीं बना सकी। मद्रास प्रांत अभी से तमिलनाडु कहा जाता है, जिसे तमिलनाडु कहा जाता है। एक क्षेत्रीय पार्टी द्रविड़ मुत्रेत कृषक मूल बहुमत के साथ सत्ता के डीएम को हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करने में आई थी।